Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to start another topic that is complement system. So let's begin with the complement system. So आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा complement system के बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक हमारा मेन टॉपिक है, मेन फोकस है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हाइपर सेंसिटिविटी और इसके डिफरेंट रिएक्शंस। So in this lecture we are going to cover the whole complement system. So complement system basically है क्या? complement system बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसको apparently जिस तरह न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वगैरह का हम इम्यूनोलॉजी में जिक्र करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज का जिक्र करते हैं, इस तरह एपरेंट रोल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का नहीं है। इनके बैकग्राउंड में इनका रोल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी रोल होता है इसका, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी की सारी मैकेनिज्म्स के लिए ज़रूरी है। और इसका हर जगह पे, मैक्रोफेज पे, न्यूट्रोफिल पे, मास्ट सेल पे, एपिथेलियल मेम्ब्रेन पे, इन सब पे इसका इफेक्ट होता है, इसका रोल होता है। सो let's start with the complement system. A defensive system consisting of over 20 proteins produced by the liver and found in circulating blood serum. तो ये 30 प्रोटीन्स हैं ऑलमोस्ट, इस तरह टाइम टू टाइम डिस्कवर होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ये 30 प्रोटीन्स अराउंड अबाउट, और ये मोस्टली लिवर में प्रोड्यूस होते हैं एक्सेप्ट C1, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन C1 जो प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन, वो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। और ये सारे प्रोटीन हैं, ये नॉर्मली हमारी सर्कुलेशन में हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसमें सर्कुलेट करते रहते हैं। तो जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। Sequential activation of complement components occur while one of the three pathways. तो इनकी जो एक्टिवेशन होती है वो सीक्वेंशियल होती है। इट मीन्स के सीक्वेंस में होती है, खास सीक्वेंस में होती है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर C1 एक्टिवेट होता है तो इसके बाद C2 एक्टिवेट होता है, तो फिर इसके बाद C2 के बाद C2 C3 और इस तरह C5 हो। तो ये इस तरह एक सीक्वेंस में इनकी एक्टिवेशन होती हैं। तो ये एक्टिवेशन बेसिकली किस तरह होती हैं? ये 3 पाथवेज की बेस पे होती हैं। तो ये पाथवेज हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो जो पहला पाथवे है क्लासिक पाथवे हमारे पास, दूसरी जो है लेक्टिन पाथवे, और तीसरी अल्टरनेटिव पाथवे। One of these pathways, the lectin and alternative pathways, are more important the first time we are infected by a microorganism because antibody required to trigger the classic pathway is not present. तो जो लेक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे हैं ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट रखते हैं? क्योंकि ये जो पाथवेज है ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे हैं। इन पाथवेज के लिए एंटीबॉडी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जैसे ही हमारी बॉडी किसी फर्स्ट टाइम किसी इन्फेक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होते हैं? तो इन पाथवेज से हम काम लेते हैं। तो इन पाथवेज की एक्टिवेशन होती है और वो डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करती है। और फिर इसके बाद हमारे पास क्लासिकल पाथवे जो कि प्रेजेंट नहीं होती इस टाइम, तो फिर बाद में वो वो बन जाती है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और फिर एंटीबॉडीज इस क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। The lectin pathway and the alternative pathway are therefore participants in innate arm of the immune system. तो चूंकि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि इसके लिए एंटीबॉडी जरूरी नहीं होती, तो इट मीन कि ये एक इमीडिएट रिएक्शन है, इमीडिएट इन सेंस कि ये इनेट इम्यूनिटी से बिलोंग करती है, और इसलिए इसकी रिस्पॉन्स जो होती है वो क्विक होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है इन दोनों पाथवेज की। सो
मोस्ट प्लाज्मा कंपोनेंट्स प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। तो लिवर जो है ना, इसमें हमारी जो मोस्ट प्रोटीन होती हैं वो लिवर में ही सिंथेसाइज होती हैं। और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के अलावा भी बहुत से प्रोटीन है जो कि लिवर में सिंथेसाइज होती है। और इसके अलावा लिवर के और भी बहुत से फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है और डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस करती है। सो इसका जो मेन वो है, इसकी जो मेन फैक्ट्री है वो लिवर है इन प्रोटीन्स के, विच आर मेनली प्रोड्यूस। अच्छा, तो कहते हैं कि विद द एक्सेप्शन ऑफ C1 कंपोनेंट, तो मैंने पहले मेंशन किया था, मैंने वॉइस में बताया था लेकिन वहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है with the exception of C1 component which are mainly produced by intestinal epithelial cells and factor D which is made in adipose tissue। तो ये जो C1 है और फैक्टर डी है, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, वो सारे लिवर में बनते हैं। तो जो C1 है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में बनता है और फैक्टर डी जो कि एडिपोज टिश्यू में बनता है। सो कॉम्प्लीमेंट किल्स माइक्रोब इन 3 डिफरेंट वेज। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमने आज तक सुना था कि मतलब न्यूट्रोफिल इन्वल्व करता है और मैक्रोफेज इन्वल्व करता है और बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसको किल करने के लिए। तो पहला जो तरीका है जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपनाती है वो है अपनी ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन मीन, सो मैंने यहाँ पर डिफिनीशन ऐड कर दिया ऑप्शनाइजेशन की। तो ऑप्शनाइजेशन एक ऐसा अम्यून प्रोसेस है जो कि ऑप्शनिन यूज करता है, विच यूज ऑप्शनिन टू टेक फॉरेन पैथोजेंस फॉर एलिमिनेशन बाय मैक्रोफेज बाय फेगोसाइट्स। तो क्या करता है, ऑप्शनिन के थ्रू ही फॉरेन पैथोजन को हम बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शनिन क्या हो सकते हैं? ऑप्शनिन हमारे पास एंटीबॉडी हो सकती है IgG या IgM, और इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शनिन हो सकती है वो C3b कंपोनेंट ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो सकती है। C3b जो प्रोटीन है वो भी ऑप्शनिन की तरह एक्ट कर सकती है। और ऑप्शनाइजेशन बेसिकली क्या है? ऑप्शनाइजेशन बेसिकली ये है कि जब कोई एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल IgG बाइंड होती है एक एंटीजन के साथ, तो इसकी जो FC पोर्शन है, जो निचला हिस्सा है, वो क्या करती है, वो मैक्रोफेजिस के साथ बाइंड होती है। उनके रिसेप्टर्स होते हैं मैक्रोफेजिस पे। तो मैक्रोफेजिस के साथ या न्यूट्रोफिल के साथ बाइंड होती है और न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज इसको इजीली इन्वल्व करता है उस एंटीबॉडी की प्रेजेंस की वजह से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्शनाइजेशन। तो इस तरह अगर हम C3b की बात करें तो वो भी इसी तरह रोल प्ले करती है, एंटीजन के साथ बाइंड होके फिर इसको मैक्रोफेजिस के थ्रू इन्वल्व करवाती है, क्योंकि मैक्रोफेजिस के रिसेप्टर होते हैं C3b के लिए। सो ऑप्शनाइजेशन के बाद क्या होती है? इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, चीज़ें जहाँ पर हमारे पास इन्फेक्शन होती है। और तो इन्फ्लामेशन की वजह से बैक्टीरिया को एलिमिनेट किया जा सकता है। किस तरह? क्योंकि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन है, जिस तरह C3, C4 और C5 हैं, ये इन्फ्लामेशन के जगह पर पहुंचते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन जब हो जाती है तो वहाँ पर हमारे पास वेजोडाइलेशन होती है, और वेजोडाइलेशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारी ब्लड इनफ्लक्स उस लोकेशन पे ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी ब्लड में क्या होता है, हमारी जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो होते हैं उसमें, तो उनका भी इन्फ्लक्स वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जब हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो जो मास्ट सेल्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं, वहाँ पर जो रिजाइडिंग मास्ट सेल होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं। और हिस्टामिन क्या करती है, हिस्टामिन दूसरे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह जो बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर उसको इसी तरह किल कर दिया जाता है।
और तीसरा जो है साइटोलाइसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो पैथोजन होती है, बैक्टीरिया होता है या जो भी कोई बैक्टीरियल कंपोनेंट है या कोई एंडोटॉक्सिन है, उसको लाइज किया जाता है। या कोई बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लें तो इसकी क्लासिकल पाथवे की एक्टिवेशन होती है, क्लासिकल पाथवे के थ्रू ही इसमें किल किया जाता है। सबसे पहले C1 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, फिर इस तरह ये सारा प्रोसेस चल के C9 तक पहुंच जाता है और फिर आखिर में एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाती है। और वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करती है, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया या जो भी सेल है उसमें परफोरेशन करती है, उसमें पोर्स बनाती है, उसमें होल्स बनाती है। और उसमें होल बनाने के बाद तो जो बैक्टीरिया है उसकी जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और इस तरह बैक्टीरिया को किल किया जाता है। सो वी विल डिस्कस लेटर इन a bit more detail. A cascade system, complement work as a cascade system. ठीक है, complement system एक cascade system की तरह काम करता है, मीन्स कि sequential system है। इसमें एक प्रोटीन के एक्टिवेशन के बाद दूसरे एक्टिवेट होते हैं, दूसरे के बाद तीसरा एक्टिवेट होता है, तो इस तरह एक चेन फॉर्म की रिएक्शन में चलता है। कैस्केड इज व्हेन वन रिएक्शन ट्रिगर्स अनदर रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन दूसरे को ट्रिगर करता है और दूसरा तीसरे को ट्रिगर करता है, विच ट्रिगर अदर्स एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक खत्म नहीं होता। These types of system can grow exponentially very fast. तो ये 1 से 2 होते हैं और 2 से 4 होते हैं, एक्सपोनेंशियली ये तेज चलते रहते हैं ये रिएक्शन। Cascade activation. Complement proteins are often designated by an uppercase letter C and are inactive until they are split into products. तो जो कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन हैं उनको हम कैपिटल जो कैपिटल लेटर से या हम अपर केस के लेटर से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे सर्कुलेशन में होते हैं तो ये तब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो तब हम इसको स्मॉल लिखते हैं। तो जस्ट लाइक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है C1 इस तरह लिखा है, तो ये मेनली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनको प्रो एंजाइम भी कहते हैं या जाइमोसिन भी कहते हैं। ये इनको एक्टिवेशन के लिए कुछ ज़रूरी कोई चीज़ ज़रूरी होती है या कोई प्रोसेस ज़रूरी होता है, तो तभी जाके ये एक्टिवेट होते हैं। सो व्हेन द प्रोडक्ट्स आर स्प्लिट दे बिकम एन एक्टिव। जब ये प्रोडक्ट, ये फॉर एग्जाम्पल C1 प्रोटीन है, तो ये C1 या C2 की एग्जाम्पल अगर हम लें, जब तक इसको हम स्प्लिट नहीं करते दो में, ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। क्योंकि इसके दो पोर्शन, अगर हम C2 की बात करें तो इसके 2 पोर्शन है, C2A C2B। तो जब तक ये एक साथ ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इनको अगर हम स्प्लिट करें तो इनकी एक्टिव साइट जो कि फर्दर रिएक्शन को ट्रिगर करती हैं, तो उनके लिए वो एक्टिव साइट ज़रूरी होती है। तो जब तक ये एक साथ है तो इनके है, जब ये अलग हो जाए तो इनकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती हैं और इस एक्सपोजर के नतीजे में ये रिएक्शन फर्दर ट्रिगर होती हैं। The active products are usually designated with a lowercase a or b। तो जो एक्टिव होती है उसको हम लोअर केस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इनएक्टिव होते हैं उसको हम अपर केस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो चेंज द स्लाइड। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि 3 पाथवेज हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पाथवेज कैन बी एक्टिवेटेड बाय ईदर 3 डिफरेंट पाथवेज। दिस इज नॉट 2, दिस इज 3। ठीक है, तो 3 पाथवेज हैं मेनली और ये सबसे कॉमन पाथवेज है। एक है क्लासिकल पाथवे जिसमें हमारे पास जो अमीन
ये जो पाते हैं ये हमारे पास इम्यून स्पेसिफिक होती हैं, और इसके बाद है अल्टरनेटिव जो कि एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन है, ठीक है। और इसके बाद मानोज बाइंडिंग लेक्टिन पाते हैं जो कि वो भी नॉन स्पेसिफिक है। तो तीनों पाथवेज का समरी पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों पाथवे, इसके बारे में आप लोग याद रखें कि ये तीनों पाथवेज जो है इनमें सिर्फ जो ड्राइवर होती हैं उनकी डिफरेंस होती है। ड्राइवर मीन्स के पाथवे जो चीज़ ड्राइव करती हैं। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें क्लासिक की, तो इसमें जो ड्राइवर है वो एंटीबॉडी है, और लेकिन की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें जो ड्राइवर है वो मानोज है, ठीक है। इसको हम मानन बाइंडिंग भी कहते हैं। और अल्टरनेटिव को अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास ड्राइवर है वो इंडोटॉक्सिन होते हैं मोस्टली। सो इन तीनों पाथवेज में कॉमन ये है कि ये सारे C3 जो C3 प्रोटीन हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, उसको एक्टिवेट करती है, और इसके आगे फिर C5 तक जैसे पहुंच जाए तो C5 के बाद ये सारी कॉमन पाथवे हैं और ये तीनों में एक जैसी हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ C3 तक याद रखनी है, और इसके बाद जो प्रोसेस है वो तीनों का सेम है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज भी नहीं होना है, आप लोगों ने फोकस करना है। ये एक बार आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस डायग्राम पे, तो इट मीन कि आप लोगों ने ये सारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सीख ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्लासिकल पाथवे। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं, ठीक है। एक एंटीजन बॉडी में दाखिल हो गया, उस एंटीजन को बॉडी ने प्रोसेस किया, जो हमारे मोनोसाइट या लिम्फोसाइट है उन्होंने प्रोसेस किया, ठीक है। और इसके बाद इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लिए, और वो एंटीबॉडीज फाइनली उसी एंटीजन के अगेंस्ट पहुंच गए हमारी सर्कुलेशन में, और इसके बाद वो उसी एंटीजन के साथ बाइंड हो गए। तो इनकी बाइंडिंग के बाद क्या करेगी, जो हमारी एंटीबॉडी होगी IgG या IgM, ये क्या करेगी, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करेगी। तो जैसे ही बाइंड हो जाए तो इसकी जो FC पोर्शन होती है इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाती हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस मीन्स कि इसकी जो टेल होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि FC पोर्शन है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाती है और कुछ रिसेप्टर एक्सपोज हो जाते हैं जो कि C1 प्रोटीन को एक्टिवेट करती है। C1 प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन, ठीक है। तो ये इसको एक्टिवेट करती है, और C1 से फिर ये C2 और C4 को एक्टिवेट करता है। अच्छा, इसके जो C1 यहाँ पर लिखा है इसके ऊपर एक बार टाइप का निशान है, और जो आप लोगों को नजर आएगा स्काई ब्लू जो लाइन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया C1, और ये एक्टिव C1 क्या करेगी, C4 और C2 को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। और जो C2 और C4 होंगे इनके दो दो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक सब यूनिट A होता है और दूसरा सब यूनिट B होता है। तो इनसे दोनों से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन के लिए सब यूनिट A हटा दिया जाता है C1 के थ्रू, इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है बेसिकली। सो C2A पोर्शन इससे रिमूव हो गया, ठीक है। C2B पोर्शन रह गया। C4 का भी यही केस है, C4A पोर्शन इससे रिमूव किया गया और C4B रह गया। तो ये जो C4B और C3B, इसको हम कंबाइन कहते हैं C3 कन्वर्टेज, सॉरी C2B और C4B। तो इन दोनों को हम कंबाइन कहते हैं C3 कन्वर्टेज। क्यों कहते हैं C3 कन्वर्टेज, क्योंकि ये अब C3 को एक्टिवेट करेगी, और C3 की एक्टिवेशन के बाद फिर C3 भी इनके साथ मिल जाएगा इस साजिश में। ये सब साजिश हो रही है, ठीक है, इस पैथोजन के अगेंस्ट। तो ये भी अब इनके साजिश में मिल गया इनके साथ। तो C4B और C2B और C3B, तो C3 का भी एक पोर्शन जो है वो इससे रिमूव किया गया, और जो ये अभी कम्प्लेक्स बन गया C4B, C2B, C3B, इसको हम कंबाइन कहते हैं C5 कन्वर्टेज।
क्योंकि ये अब आगे C5 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और C5 से जो ए पार्ट होगी उसको रिमूव कर दिया जाएगा और C5B जो बी पोर्शन होगी, सब यूनिट होगी, उसको एक्टिव कर दिया जाएगा और उससे काम लिया जाएगा। तो इसके बाद C5B क्या करेगी, ये फर्दर C6 और C7 के साथ कंबाइन होगी, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद फिर ये अपने साथ C8 और C9 को मिलाएगी और इस तरह C5B और 6, 7, 8, 9 ये सारे कंबाइन मिला के मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन होते हैं फिर उस बैक्टीरिया के सरफेस पे और ये कंबाइनली मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन कहलाती है। और ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन को अटैक करेगी और मेम्ब्रेन में सुराख बनाएगी और उन सुराख के थ्रू इस तरह साइटोलाइसिस होगी और सेल को इस तरह किल कर दिया जाएगा, ठीक है। सेल किलाइसिस होगी और सेल किल होगी। सो ये तो हमने क्लासिकल पाथवे पढ़ ली। इसके बाद है लेक्टिन। लेक्टिन में क्या होता है, लेक्टिन जो प्रोटीन होती है वो लेक्टिन से बने होते हैं एक्चुअली, इसलिए इसको लेक्टिन कहते हैं। इसमें एक माइक्रोबियल सरफेस रिक्वायर्ड होगी इस पाथवे को एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। और उस जो माइक्रोबियल सरफेस अगर उस सरफेस पे क्या होनी चाहिए, मानोज होनी चाहिए, मानोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है। तो अगर वो प्रेजेंट होगी हमारी बॉडी में, ऐसी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगी जिसके सरफेस पे ये मानोज हो, तो फिर क्या होगी, जब ऐसी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो फिर इसके अगेंस्ट हमारी जो पाथवे एक्टिवेट होगी वो लेक्टिन कहलाएगी। तो से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया जिसके ऊपर, जिसके सरफेस पर मानोज है, तो क्या होगा, अब हमारे पास मानोज जैसे ही इसके सरफेस पे अटैच होगी, इसके साथ अटैच होगी तो इसकी एक्टिवेशन होगी। इसकी एक्टिवेशन के बाद ये क्या करेगी, ये डायरेक्टली C2 और C4 को एक्टिवेट करेगी, जिस तरह हमने क्लासिकल पाथवे में पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास C1 एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास C1 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास मानोन बाइंडिंग लेक्टिन है। और ये क्या करेगी, ये C2 और C4 को एक्टिवेट करेगी और इसी तरह फिर वही सेम प्रोसेस होगा जो क्लासिकल पाथवे के लिए किया गया था। फिर इसके बाद C4B और C2B C3 को कन्वर्ट करेगी C4B और C3 को हम C3 कन्वर्टर्स कहते हैं। और फिर ये C3 के बाद C5 को कन्वर्ट करेगी, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में। और फिर इसके बाद C6, C7, C8, C9 स्ट्रेट अवे एक्टिवेशन होगी इनकी और इस तरह मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगी और उसी बैक्टीरिया जिसके साथ हमारी एक्सपोजर हुई है और इसके सरफेस पे मानोज हैं उसी को किल कर दिया जाएगा फिर, ठीक है। सो फिर इसके बाद अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव में क्या है, माइक्रोबियल सरफेस नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेटेड जस्ट लाइक एंडोटॉक्सिन। तो कोई ऐसी बैक्टीरिया जिसके सरफेस पे एंडोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन वाली बैक्टीरिया क्या करेगी, इसके साथ डायरेक्टली हमारे C3 प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। और C3 के साथ हमारे पास प्रोटीन B होंगे, वो भी एक्टिवेट होंगे। तो इसको अल्टरनेटिव पाथवे क्यों कहते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक अल्टरनेट रास्ता है, ठीक है। ये एक डायरेक्ट रास्ता है कि हम डायरेक्ट C3 को एक्टिवेट करें, बजाय इसके कि हम पहले C1 को और फिर C4 और C2 को एक्टिवेट करें और ये सारा प्रोसेस हो। तो ये डायरेक्ट C3 को एक्टिवेट करता है और C3 के बाद वही डायरेक्ट प्रोसेस होता है जो हमने पिछले उसमें डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमारे पास एंडोटॉक्सिन एक्सपोज हो गया बॉडी को और उस एंडोटॉक्सिन की वजह से हमारी C3 प्रोटीन एक्टिवेट हो गए, C3 प्रोटीन के साथ बी प्रोटीन भी। और ये C3 और बी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को हम प्रोटीएज भी कहते हैं, ठीक है, बी प्रोटीएज। ये क्या करती है, ये C3B और B एक एज ए C3 कन्वर्टर्स करती हैं और ये C3 कन्वर्टर्स की तरह रोल प्ले करती है और C3 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं।
और फिर इसके बाद जो C3 है फिर ये वही कम्प्लेक्स बनाती है C5 कन्वर्टर्स, और फिर इसके बाद हमारे पास ये C6 C7 C8 C9 को क्रिएट करती है और ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती है और सारा प्रोसेस फिर वही हो जाता है. So these were all about these main three pathways: classical pathway, lectin pathway, and alternative pathway. So in next lecture we will discuss one by one. If you have any question up to this, so you can ask.